कल देखे थे आरक्षण रिजर्वेशन, उसमें 2 होमवर्क दिया था, ये नगरीय निकाय का था। ठीक, यहाँ पे एक ही चेंज था, वुमेन का क्या लेना है, 1/2 की जगह 1/3 लेना है अब, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/3 होता है नगरीय निकाय में। तो यहाँ वहां पे क्या पूछा है, ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत पूछा होगा तो 1/3 लेना वुमेन। ठीक, क्योंकि 1/3 आरक्षण है, और वहां पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत है तो हमको 1/2 लेना पड़ेगा, है ना। तो ये नगर निगम बोला है, तो अब देखिए प्रोसीजर तो सब में सेम होता है, कितना कितना देखिए, एसटी के लिए कितना हो जाएगा, हम एसटी के लिए कितना हो जाएगा, कुल कितने हैं 60, तो 60 का क्या हो जाएगा 20%। ठीक, एससी के लिए कितना हो जाएगा 60 का कितना 30%। अब यहाँ पे ओबीसी को देंगे कि नहीं, तो एग्जैक्ट 50% हो रहा है तो ओबीसी को देना पड़ता है। ठीक, और कितना देना पड़ता है, कुल का 25%, कितना कुल का 25%। तो हमको ओबीसी महिला बस जाना है, तो ओबीसी का बस निकाल लीजिए आप लोग, बाकी सीट जो होगा वो अनरिजर्व का होगा, वो तो जानते ही हम लोग। ठीक, तो 60 का 25% कितना होगा, 6 12 और 15 होगा मेरे ख्याल से, 15 चौके 60, हाँ, तो ये 15 हो गया, कितना हो गया 15 हो गया। तो 15 सीट किसके लिए हुआ, ओबीसी के लिए। 15 सीट में से वुमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है, तो 1/3, तो 15 का 1/3 कितना हो गया, 5 ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा नगरीय निकाय में, कितने 5 ओबीसी महिला के लिए। ठीक, नगर पंचायत, ये तो आंसर फर्स्ट है ना। आंसर सेकंड में क्या होगा, देखिए कुल वोट कितने थे बताइए 20, यहाँ पे अनरिजर्व महिला निकालना है ना हमको, तो एसटी कितने होंगे 20 का कितना परसेंट है 5%, एससी कितने होंगे 20 का 50%, 20 का 50%, ओबीसी 50 + 5 55 हो जा रहा है, तो ओबीसी को अलग से नहीं देंगे, बाकी सब सीट किसका होगा, अनरिजर्व का होगा। ठीक, तो 20 का 5% कितना हो रहा है, ठीक, तो 1 कितना होगा, 1 होगा 1 सीट। यहाँ पे 20 का 50% मतलब 10 सीट। टोटल कितने सीट बच गए हमारे पास अनरिजर्व के लिए, तो टोटल सीट हमारे पास कितने थे, कुल वोट थे 20, तो 20 में से 11 चले गया तो कितना बचा 9, कितने सीट बचे 9 सीट, अनरिजर्व के लिए कितने सीट बचे 9। अब अनरिजर्व महिला का देखना है हमको, लेकिन अनरिजर्व महिला का अब देखिए यहां पे अच्छे से समझिएगा ना, कुल कितने थे, कुल वार्ड हमारे पास 20 थे, तो 20 का 1/3 महिला होगा, मतलब 7 महिलाओं को देना है, कितने महिला को देना है हमको, 7 महिला को, 1/3 6 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 7 महिलाओं को देना है। तो अब एक सीट आया, तो एक सीट 1/3 जितने भी आए, तो एक सीट एसटी महिला को चले जाएगा। ठीक, इसका 1/3 करना मतलब 3.33, मतलब 4 सीट एससी महिला को चले जाएगा, टोटल 4 1 5 हो गया। अब इसमें 9 का 1/3 मत कर देना, अनरिजर्व में जितने बचते हैं महिला उसको आंसर लेते हैं, है ना। तो ये 4 1 5 हो गया, टोटल करने के लिए 7 होना चाहिए, तो 2 अनरिजर्व महिला, आंसर क्या होगा 2 अनरिजर्व्ड महिलाएं, ये आंसर होगा, 3 नहीं होगा, इसका 1/3 मत कर देना, इसका करना है, और अनरिजर्व में जितने महिलाएं बच गए उसका करना है। ठीक, दूसरा आंसर कौन कौन सही बनाया था, 2 अनरिजर्व महिला किसका आया था बताइए, 2 महिलाएं आए थे, कई लोगों 3 बना दिए होंगे, 9 सीट का 1/3, ऐसा नहीं करना था। ये कल का होमवर्क है, कल का होमवर्क कर रहे हैं अभी, 1/2 लेकर बना दिए थे, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, मिस्टेक। हाँ, प्रशांत गवेल का आया था, वेरी गुड, है ना। ठीक है, देखिए सब कुछ सीख जाते हैं, ठीक है हम लोग,
लेकिन वहां पे एक बच्चे जैसा ही कैलकुलेशन करना है हमको। ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट ही नहीं होना है हमको, ये पूरा कैलकुलेशन करके देखना ही है। जीएस पेपर में तो बहुत टाइम मिलता है, तो पूरा कैलकुलेशन करके, ये शॉर्टकट मत मार देना वहां पे। ये 9 सीट इंटू 1/3 होता था, 3 सीट तो ऑप्शन ए में दे दिए रहेगा वो, तो वही दिखेगा आपको, लेकिन आंसर क्या होगा, 2 सीट होगा। तो अच्छे से ध्यान दे के आप लोग आंसर लेंगे कभी भी, है ना। एक चीज होता है सीख जाना, उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में ही इंसान गड़बड़ कर देता है। सीखना तो हो जाता है, एग्जीक्यूशन में एकदम बच्चे टाइप का आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम लोग स्कूल में हर चीज को निकालते थे, लिख लिख कर वैसे लिख कर कीजिएगा, ज्यादा बेटर है ना। चलिए ये सीख गए हमारे हम, है ना। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आरक्षण। देखिए हम आर्टिकल के हिसाब से पढ़ते जा रहे थे। आरक्षण के बाद क्या था, अवधि, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। 243 डी के बाद ई में अवधि, टेन्योर, क्या पढ़ने वाले हैं, टेन्योर, अवधि। लेकिन अवधि में, पंचायतों की अवधि में सिर्फ अवधि नहीं पढ़ेंगे, एक तो चैप्टर अवधि पढ़ेंगे, ठीक। एक चैप्टर इसी के अंतर्गत बना लेंगे हम लोग, अवधि के अंतर्गत ही, ठीक। एक हमको पढ़ना है त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर, सिर्फ चैप्टर के नाम है ना, ठीक। एक पढ़ना है अविश्वास प्रस्ताव, क्या, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, हटाने की प्रक्रिया होती है, इसमें भी हटते हैं इसमें भी हटते हैं। एक होता है राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल, जिसको प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया कहते हैं, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया, या इसी का नाम होता है वापस बुलाया जाना, वापस बुलाया जाना, या इसी को रिकॉलिंग प्रोसेस कहते हैं। बहुत सारा नाम है इसी का, ठीक। तो पहले तो अवधि देखना है एक चैप्टर, उसके बाद एक और चैप्टर इसी में देखना है बैठक, पंचायतों का बैठक बचा है ना, उसी को देखेंगे, मीटिंग, ठीक। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर हमको इसी के अंतर्गत करना है। एक तो अवधि पहला चैप्टर, फिर त्यागपत्र दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, मतलब टॉपिक समझ लीजिए, है ना, हम चैप्टर वाइज बना लेंगे, है ना। फिर तीसरा चीज अविश्वास प्रस्ताव, चौथा चीज राइट टू रिकॉल, पांचवा चीज बैठक। ये 5 चीजों को जान लेंगे तो उधर ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, उधर फिर 2-3 क्लास में खत्म। लेकिन ये 5 चीज को अच्छे से ही हमको करना है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ये 5 चीजों से, है ना। ये पंचायती राज का भी सेम है ना, और छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय का भी ये 5 चैप्टर करते जाएंगे। लेकिन अवधि और त्याग पत्र को मैं कंपेयर करके बता दूंगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया और बैठक पहले पंचायती राज का देखेंगे, फिर नगरीय निकाय का देखेंगे, क्योंकि ये बड़ा बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, है ना। तो चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर्स का नाम लिख लीजिए। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्या हम लोग, अवधि, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अवधि, टेन्योर, कार्यकाल, ठीक। इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक। अवधि देख रहे हैं हम लोग, क्या अवधि या कार्यकाल बोल लीजिए, या इंग्लिश में टेन्योर कहते हैं, ठीक। तो दोनों का देखेंगे, पंचायती राज का और नगरीय निकाय का भी। तो पंचायती राज में कौन कौन से स्तर होते हैं बताओ। एक तो ग्राम पंचायत होता है, थोड़ा नीचे, ग्राम पंचायत, ठीक। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा क्या होता है, जनपद पंचायत,
ठीक, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के बाद तीसरा क्या होता है, जिला पंचायत। ठीक, क्या, जिला पंचायत। इंग्लिश में जिला को डिस्ट्रिक्ट मत लिख दीजिए, जिला पंचायत को जिला पंचायत ही लिखते हैं ना। एक फिर तो नगर, फिर नगरीय निकाय के 3 स्तर। तो अवधि में दोनों को एक साथ करना है, पंचायती राज का भी और नगरीय निकाय का। तो नगरीय निकाय में कौन कौन होंगे, एक तो नगर पंचायत, नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका या नगर पालिका परिषद जिसको बोलते हैं, या नगर परिषद भी बोलते हैं, नगर पालिका, और तीसरा है नगर निगम। ठीक, नगर निगम, है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो पहले तो ये 6 स्ट्रक्चर एक साथ ऐसे करके बना लेंगे हम लोग, है ना। ये 3 नगरीय निकाय का है और ये 3 पंचायती राज का है। ठीक, 3 पंचायती राज का और 3 नगरीय निकाय का, है ना। अब देखिए अवधि कार्यकाल में पहले तो ये बताइए मेरे को, ग्राम पंचायत में मुख्य कौन कौन होते हैं। तो 3 लोग होते हैं, एक तो सरपंच होते हैं, उसके नीचे उप सरपंच होते हैं और उसके नीचे पंच होते हैं, है ना। जनपद पंचायत में कौन कौन होते हैं, तो जनपद में हेड को अध्यक्ष बोलते हैं, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष के बाद जनपद सदस्य होते हैं। सरपंच, इंग्लिश में सरपंच, उप सरपंच और पंच को पंच ही बोलते हैं। अध्यक्ष को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स। ठीक, वैसे ही जिला पंचायत में होते हैं, बोलो कौन कौन, अध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष, ये बनाएंगे ना आप लोग, है ना। उसके बाद सदस्य, आप लोग भी बनाएंगे इसको, है ना। नगर पंचायत के भी कौन होते हैं, नगर पंचायत के हेड को हम लोग बोलते थे अध्यक्ष, सब हेड को बोलते थे उपाध्यक्ष और उसके नीचे पार्षद। ठीक, पार्षद, काउंसलर्स। ठीक, काउंसलर्स या पार्षद, है ना, या सदस्य भी बोल सकते हैं। नगर पालिका के भी कौन कौन होते हैं भाई, नगर पालिका के अध्यक्ष, उसके नीचे उपाध्यक्ष और उसके नीचे पार्षद। और नगर निगम के हेड को क्या बोलते थे, यहाँ पे ध्यान रखने का था, यहाँ पे महापौर जिसको मेयर कहते हैं, है ना, उसके नीचे उपाध्यक्ष नहीं, यहाँ पे निगम अध्यक्ष आते हैं, निगम प्रेसिडेंट आते हैं, उसके नीचे पार्षद आते हैं। तो पार्षद 3 टाइप के होते हैं, एक नगर पंचायत के पार्षद, एक नगर पालिकाओं के पार्षद, नगर निगम के पार्षद। ठीक, या सदस्य भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना। अब अवधि बहुत इजी लग रहा होगा सभी को। अवधि में क्या है, 5 साल तो है सर, क्या करना है ना। तो वो ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट आया, कौन सा सही कौन सा गलत। ग्राम पंचायत की अवधि 5 साल की होती है, सही। सरपंच की, ग्राम पंचायत एक स्ट्रक्चर है, एक क्या है, स्ट्रक्चर। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब एक स्ट्रक्चर है। ये इंसान है क्या, नहीं, ये तो एक स्ट्रक्चर है। तो इन सब का अवधि 5 साल का होता है। कितने साल का, 5 साल का। चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, सब की अवधि कितने साल की होगी, 5 साल की। वेरी गुड। ग्राम पंचायत की अवधि भी 5 साल। लेकिन अब ये मेंबर्स हैं, ये सरपंच तो एक इंसान बनता है, उप सरपंच भी एक इंसान बनता है, पंच भी एक इंसान बनते हैं। ये 5 साल तक ऐसा है क्या कि 5 साल तक अगर एक इंसान सरपंच बन गया तो ये 5 साल में इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है। मृत्यु भी हो सकती है, त्याग पत्र भी दे सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, राइट टू रिकॉल मतलब हटाने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर सरपंच, उप सरपंच और पंच की अवधि
ये इंसानों की एक पद की अवधि अगर 5 साल दिया है तो ये गलत होता है। यहां पे दूसरा स्टेटमेंट अगर है, स्टेटमेंट 1 तो सही, ग्राम पंचायत की अवधि 5 साल। स्टेटमेंट 2 ऐसा दिया है कि सरपंच की अवधि या कार्यकाल, सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत, आंसर गलत। ठीक, ये स्टेटमेंट गलत लोगे आप, है ना, मतलब ये रॉन्ग लोगे आप। यहां पे उसको लिखना पड़ेगा 5 साल या पंचायत के भंग होते तक। ठीक, अप टू डिसॉल्यूशन ऑफ पंचायत। अब पंचायत के भंग होते तक मतलब क्या होता है, पंचायत के भंग होने का बहुत तरीका, सबके सब त्याग पत्र दे दिए, भंग हो गया। भंग मतलब पूरा खत्म हो गया, है ना। अब सरपंच है, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक, इनकी भी मृत्यु हो गई, इनकी भी एक साथ मृत्यु हो गई। ठीक, तो जब बस में जा रहे थे घूमने, क्यों जाते 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 बस पलट गया, ठीक, इनका कार्यकाल खत्म वहीं पे, है ना भाई। और या बहुत सारे तरीका और हो सकते हैं, बाढ़ आ गया तो सबकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद क्या, पंचायत भंग, फिर से नया पंचायत बनाया जाएगा। तो ये पंचायत की अवधि 5 साल फिक्स होती है, क्योंकि कुछ भी हो जाए 5 साल पूर्ण करता ही है। लेकिन ये जो है इनका 5 साल या बहुत सारे रीजन होते हैं, तो बहुत सारे रीजन को एक वर्ड में क्या कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, पंचायत के भंग होते तक। ठीक, पंचायत के भंग होते तक, या अप टू, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अप टू डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत। ठीक, तो ग्राम पंचायत की अवधि 5 साल करेक्ट, सरपंच की अवधि या कार्यकाल 5 साल या उसके या ये तभी सही होता है, होगा या भंग होते तक। ठीक, ये सही होगा एज इट इज सब में। इनका ये मेंबर्स जो हैं इनका कार्यकाल भंग होते तक, यहां पे नगरीय निकाय के भंग होते तक होगा, और जो ऊपर स्ट्रक्चर है उनका 5 साल होगा। ठीक, चलिए अब आप लोग आंसर बताएंगे, मैं जिसका पूछूंगा या स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, आप लोग आंसर बताइएगा, है ना। चलिए कमेंट कीजिएगा, है ना। हमारा स्टेटमेंट है जिला पंचायत अध्यक्ष के का कार्यकाल 5 साल का होगा, सही कि गलत। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होगा, सही कि गलत। इस स्टेटमेंट को करेक्ट लोगे कि इनकरेक्ट लोगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होगा, हाँ रॉन्ग, हाँ होगा ऐसा नहीं लिखना है, मतलब सही कि गलत बताना है ना। इनकरेक्ट है ये, जिला पंचायत स्टेटमेंट आपको सही गलत बताना है। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल या पंचायत के भंग होने तक होगा। ठीक, अब एक स्टेटमेंट और उसका बताइएगा जल्दी से आप लोग। नगर पालिका की अवधि 5 साल या नगरीय निकाय के भंग होने तक होगा, ये सही कि गलत। नगर पालिका की अवधि 5 साल या नगरीय निकाय के भंग होने तक होगा, सही कि गलत। नगर पालिका की अवधि 5 साल या नगरीय निकाय के भंग होने तक रहेगा, सही कि गलत। गलत, वेरी गुड। नगर पालिका, ये नगर पालिका ये पूछ रहा, पहले तो आप लोग क्वेश्चन सुनिए। इस क्वेश्चन में अगर ये बोल रहा हूं तो 5 साल ही आंसर लेंगे, और इन सब जो भी मेंबर्स हैं इसका अगर पूछा है तो 5 साल या भंग होने तक होगा। तो अभी मैं क्या बोला, नगर पालिका का अवधि 5 साल या भंग होने तक होगा, तो वो गलत है, भंग होने तक नहीं, 5 साल ही होगा इसका बस, है ना। चलिए एक दो और बताइए, सभी करेक्ट बताइएगा, है ना। अभी भी किसी को डाउट है, सभी करेक्ट बताइएगा, है ना। चलिए, मैं महापौर का कार्यकाल 5 साल का होगा, सही कि गलत। महापौर का कार्यकाल 5 साल का होगा, रॉन्ग। ठीक है, वेरी गुड, है ना।
वेरी गुड। एक पंच की अवधि 5 साल निर्धारित की जाती है, सही कि गलत? एक पंच की अवधि 5 साल निर्धारित की जाती है, सही कि गलत? हाँ, एक पंच की अवधि 5 साल निर्धारित की जाती है, सही कि गलत? हाँ, निर्धारित भी पूछा तो 5 साल या पंचायत के भंग होने तक ही निर्धारित करते हैं, ठीक। 5 साल नहीं करते हैं ना, निर्धारित मतलब 5 साल तो निर्धारित होता है सर, नहीं, 5 साल या पंचायत के भंग होने तक, तो गलत है ना। तो कुछ भी पूछा आपको आंसर बस ये याद रखना है, 5 साल या पंचायत के भंग होने तक। आप पहला बैठक से 5 साल, ये सब शपथ प्रक्रिया होता है पहला बैठक में, उसी से 5 साल निर्धारित करते हैं, वो बैठक में देखेंगे आगे, है ना। अब देखिए यहां पे, अब अवधि यहां तक समझ में आया सभी को कि अगर ये मेंबर्स का होगा तो भंग होते तक लेंगे, और ये स्ट्रक्चर्स का होगा तो एग्जैक्ट 5 साल लेंगे आंसर। आप ये पूछ चुका है ना भाई, और स्टेटमेंट के रूप में ही पूछा है, इसलिए मैं ऐसे ही बताया आप लोग को, है ना। अब देखिए समझिएगा, है ना। मान लो अब आप ही लोग को बताना है ना, क्वेश्चन सुनो आप लोग, है ना। क्वेश्चन, यहां पे एक सरपंच था, ठीक। एक सरपंच जो है ये 5 साल के लिए आता है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए आता है। मान लो इस सरपंच की मृत्यु या कुछ भी हो जाएगा, कितने साल में? 2 साल में, ठीक। अब इसकी अवधि तो 5 साल होगी, तो अब नया जो आएगा इसके बदले, ठीक, जो भी नया बनेगा, तो नया जो सरपंच बनेगा, है ना, वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा, या आप लोग को आंसर बताना है। ये 2 साल कंप्लीट कर दिया था पुराना वाला, तो नया वाला 3 साल के लिए बनेगा। ऑप्शन ए पूरे 5 साल के लिए, ऑप्शन बी 3 साल हेतु। बताइए आंसर, ए कि बी? 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन बी होगा 3 साल हेतु, वेरी गुड। अगर यहां पे राष्ट्रपति का दिया, प्रेसिडेंट का, तो आंसर ए होगा, पूरे 5 साल के। किसी भी राष्ट्रपति का मृत्यु कभी भी होता है तो पूरे 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन पंचायतों में ऐसा नहीं किया गया है, ठीक। पंचायतों में ऐसा नहीं किया गया है। राष्ट्रपति वाला भी अलग से पीएससी में पूछा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल एक का मृत्यु हो जाए तो दूसरे अगर आएंगे तो बाकी बच्चे अवधि के लिए आएंगे कि पूरे कार्यकाल के लिए, तो पूरे कार्यकाल वहां पे राष्ट्रपति, लेकिन यहां पे याद रखना 3 साल है, तो मतलब जो बाकी बच्चे अवधि के लिए, ठीक। अब देखिए ये पुराना है और नया है, मैं पूछते जाता हूं, आप लोग बताते जाना, फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना। पुराने वाले का त्यागपत्र हो गया या डेथ हो गया, मान लो 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में, तो नया वाला 1 साल के लिए बनेगा। पुराने वाले का डेथ हो गया मान लो 1 साल में, नया वाला 4 साल के लिए बनेगा। पुराने वाले का कार्यकाल अगर 4.5 साल पूरा हो गया, 4 साल एवं 6 महीने, कितने भाई? 4 साल 6 महीने कंप्लीट हो गया, तो नया नहीं बनाया जाता, ये भी याद रखना। अब कार्यकाल कितना, अब कितने? केवल 6 महीने बचे यहां पे, केवल कितने महीने? 6 महीने, ठीक। ये सभी के लिए ना, सभी में, पंचायती राज में भी ऐसा होता है, नगरीय निकाय में भी ऐसा, किसी जैसे महापौर का भी डेथ हो गया या पार्षद का भी वार्डों में त्याग पत्र दे दिए या कुछ भी हो गया, तो अब 4 साल और 6 महीने कंप्लीट कर चुके थे, कितने भाई? 4 साल और 6 महीने, तो केवल कितने महीने? 6 महीने या उसके अंडर बचा है कार्यकाल, तो नया कुछ 6 महीने के लिए नहीं बनाते, क्योंकि नया चुनाव करवाने में ही 6 महीने लग जाते हैं, उपचुनाव करवाने में 6 महीने ही लग जाते हैं, इसीलिए ये नया नहीं होता,
लेकिन अगर मैं पूछा पुराना का कार्यकाल सिर्फ 2 दिन हुआ है, ठीक, तो नया बनाया जाएगा, ठीक, कितने दिन के लिए? पूरे 5 साल के लिए कि नहीं, बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? अगर पुराना अभी अभी बना है, मतलब कोई इंसान वो 2 दिन का में ही उसका डेथ हो गया या त्यागपत्र हो गया, तो पूरे जो नया बनेगा पूरे 5 साल के लिए बनेगा कि कैसे बनेगा? अरे पुराने वाला का 2 दिन हो गया है, ठीक, तो 5 साल में 2 दिन घटाओ, है ना, 5 साल माइनस 2 डेज, उतने दिन का होगा, ठीक, 5 ईयर माइनस 2 डेज, है ना, 5 साल माइनस 2 डे, 5 साल आंसर मत लेना ना, 5 साल में 2 दिन कम, ये आंसर लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको ये पता चला, इस एग्जाम्पल से ये पता चला कि ठीक, नोट पॉइंट करके लिखिएगा यहाँ पे, ठीक, पंचायत या नगरीय निकाय के भंग होने पर नया पंचायत या नगरीय निकाय बाकी बचे अवधि हेतु बनाया जाता है। क्या? बाकी बचे अवधि हेतु, परंतु केवल 6 महीने या उससे कम शेष हैं। कितने? 6 महीने या उससे कम, तब नया पंचायत या नगरीय निकाय नहीं बनाया जाएगा। ये स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान रखिएगा, या तो हमको तो समझ में आ गया कि पंचायत या नगरीय निकाय के भंग होने पर नया पंचायत पूरे कार्यकाल के नहीं, बाकी बचे अवधि के लिए गठित किया जाता है, परंतु केवल 6 महीने या उससे कम शेष बचा है कार्यकाल, ठीक, तो तब नया पंचायत या नगरीय निकाय गठित नहीं किया जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना, ठीक। अब यहां पे इसलिए इसका फिक्स होता है, जैसे 2 साल में किसी का भी डेथ हो रहा है, बाकी 3 साल के लिए आ जा रहा है ना भाई, इसलिए 5 साल कंप्लीट करके ही रहता है, ये भी 5 साल कंप्लीट करके रहता है, लेकिन इन लोग 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं क्या? नहीं, इन लोग का कुछ भी हो जा रहा है, ठीक, इसीलिए बाकी बचे अवधि के लिए ऐसे करके रहना है आपको, ठीक, परंतु केवल 6 महीने उससे शेष बचा है। तो अब कई लोग का डाउट आता है, सर यहाँ पे 6 महीने के लिए 1 दिन बस बचा था और डेथ हो गया, तो तब कैसा होगा? तब नया का चुनाव हो जाएगा, ठीक, हालांकि प्रैक्टिकली नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको आंसर वहां पे एग्जैक्ट जो पूछा है वहां पे तुक्का नहीं चलेगा ना भाई, प्रैक्टिकल वाला नहीं चलेगा। 6 महीने के लिए केवल 1 दिन बचा था और उसका डेथ हो गया, तो नया चुनाव कराया जाएगा, नया उपचुनाव कराया जाएगा, ठीक। 6 महीने एग्जैक्ट बचा रहे या उससे कम बचा रहे तब नहीं कराया जाता, बस ये याद रखिएगा, है ना। तो यहां तक समझ में आया, अवधि यही समझ में आया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए। ये था अवधि, ये अभी हम लोग क्या देखें? अवधि, कार्यकाल। अब मैं बोला था, देखिए शुरू में ही मैं बोला था कि अवधि में ही दूसरा चैप्टर अब हमको पढ़ना है, क्या? त्यागपत्र। हेडिंग डाली त्यागपत्र,
हेडिंग डालिए क्या, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन लेटर। ठीक, अभी कितने लोग हैं हमारे पास, 3, 6, 9, ठीक, 12, 15, 18, ये 18 लोगों का त्यागपत्र हमको याद करना है। टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 18 लोग। 18 लोगों का हमको त्यागपत्र याद करना है, अभी ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि भंग होने के बहुत सारे तरीके हैं। भंग होने के लिए त्यागपत्र दे सकते हैं सभी के सभी, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक, तो अभी आप लोग बनाइए जल्दी से इसको, त्यागपत्र, त्यागपत्र में सभी ऐसा, ठीक, अलग से बनाएंगे कॉपी में। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि पंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते होंगे। ऑब्वियस है, पंच के लिए हेड कौन है भाई, सरपंच है। तो पंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, सरपंच को। चलिए पहले मैं बता देता हूं, पंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, सरपंच को। ठीक, सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य वैसे ही नीचे वाले जो भी पोस्ट वाले होंगे अपने हेड को देंगे भाई, अध्यक्ष को, ये भी अपने अध्यक्ष को। तो यहां पे भी सेम कर दो, पार्षद भी अपने त्यागपत्र किसको सौंपते होंगे, अध्यक्ष को। पार्षद यहाँ पे अध्यक्ष को, यहाँ के पार्षद अगर नगर निगम के पार्षद हैं तो महापौर। तो नीचे वाले सभी ऊपर वाले को, तो अपने अपने हम लोगों को 1 2 3 4 5 6 6 लोगों का त्यागपत्र याद हो गया। ठीक, अब यहां पे ये दिक्कत है कि अगर ये बीच वाले, जैसे उप सरपंच है यहाँ पे, उपाध्यक्ष है यहाँ पे, उपाध्यक्ष है यहाँ पे के उपाध्यक्ष, यहाँ के उपाध्यक्ष, यहाँ के निगम अध्यक्ष, ये किसको त्यागपत्र सौंपते हैं, तो नगरीय निकाय में ये त्यागपत्र सौंपते हैं अपने अपने हेड को, ये भी अपने अपने हेड को। ठीक, तो यहां तक हमको याद हो गया, ठीक है। लेकिन ये 3 बताइए, उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देंगे बताइए, किसी को पता है क्या, उप सरपंच किसको सौंपेंगे त्यागपत्र, उप सरपंच, उप सरपंच त्यागपत्र किसको सौंपते होंगे, नहीं पता, सरपंच को। ठीक ठीक, वेरी गुड। देखिए, उप सरपंच हो या सरपंच हो, ये दोनों अपना त्यागपत्र पंचायत उप संचालक को सौंपेंगे। किसको भाई, पंचायत वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, ऑफ पंचायत, पंचायत उप संचालक। ठीक, तो सरपंच उप सरपंच दोनों अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, पंचायत उप संचालक को। यहां पे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष जनपद उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपेंगे कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। कलेक्टर नहीं हुए तो अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर के नीचे अतिरिक्त कलेक्टर। अगर नायब तहसीलदार बने तो आपके जैसे एक्सपीरियंस बनते जाएंगे तो लास्ट तक अतिरिक्त कलेक्टर बन पाते थे। जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, ये दोनों जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये दोनों ठीक संभागायुक्त को सौंपते हैं। किसको, संभागायुक्त, डिविजनल कमिश्नर। और डिविजनल कमिश्नर नहीं हुए तब कलेक्टर को देंगे। किसको देंगे, कलेक्टर को। ठीक, तो पहले तो यहाँ का याद हुआ, अभी और बताऊंगा है ना कैसे होता है क्या होता है। ठीक, पहले तो लेकिन पूरा का याद कर लेना है। यहाँ पे नीचे वाले सभी अपने हेड को, सरपंच उप सरपंच पंचायत उप संचालक को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर नहीं हुआ तो अतिरिक्त कलेक्टर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष संभागायुक्त डिविजनल कमिश्नर या कलेक्टर को। ठीक, अब यहाँ पे जो पार्षद और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक, इसका तो पता चल गया ये दोनों का।
ये अध्यक्ष किसको देते हैं? तो सीएमओ को, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को। किसको सौंपेंगे? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, सीएमओ। कहाँ के? नगर पंचायत के। सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सीएमओ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक, चीफ सीएमओ का एक और फुल फॉर्म होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे म्युनिसिपल ऑफिसर याद रखना, वो क्या है? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, है ना। यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष यहाँ के सीएमओ को देते हैं, नगर पालिका के भी सीएमओ होते हैं। ठीक, तो नगर पालिका के सीएमओ को देंगे। महापौर और नगर निगम के सीएमओ नहीं होते, नगर निगम के निगम आयुक्त होते हैं, निगम आयुक्त। तो वो किसको सौंपेंगे? निगम आयुक्त को, निगम कमिश्नर को। निगम आयुक्त मतलब निगम कमिश्नर को। ठीक, सीएमओ का पेपर हो रहा है, मतलब जैसे सीजीपीएससी एक साल पहले सीएमओ का पेपर लिया, तो सीएमओ का पेपर मतलब क्या बनने वाले थे आप? राज्य सरकार द्वारा पीएससी आपका सीएमओ का पेपर ले रहा, तो मतलब किसी न किसी नगर पंचायत के आप राज्य स्तर पर हेड बनते, नगर पालिका में आप राज्य स्तर का हेड बनते। ठीक, अब जो टॉपर्स होते हैं वो नगर पालिका के सीएमओ बनाए जाते हैं, जिसमें उसमें 2 श्रेणी दिया था देखना, और जो उसके नीचे आते थोड़ा सा उसको नगर पंचायत के सीएमओ बनाते। लेकिन सीएमओ अगर निगम आयुक्त कौन बनेंगे? जो आईएएस ऑफिसर होंगे, है ना। यहाँ पे है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और 2-4 चीज और बता दें। कलेक्टर कैसे बनते हैं? आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस का पास करो, यूपीएससी पास करो, आप कलेक्टर बनोगे। अतिरिक्त कलेक्टर तो आप बन सकते हो, कैसे? जैसे प्रमोशन के थ्रू। संभागायुक्त कैसे बनोगे? तो संभागायुक्त डिविजनल कमिश्नर। अगर कलेक्टर बहुत ही एक्सपीरियंस है, 15 साल 20 साल, मतलब आईएएस ऑफिसर, तब संभागायुक्त बनाया जाता है। तो पंचायत उप संचालक किसको बनाया जाता है? जैसे आप डिप्टी कलेक्टर के लिए सेलेक्ट हुए, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के लायक नहीं, काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पंचायत उप संचालक, हटा तो नहीं सकते, पंचायत उप संचालक है, ऐसे कोई पोस्ट दे दिया जाएगा। अब देखिए समझिएगा, यहां पे जो ये दोनों हैं नगरीय निकाय में ना, ये 2 जो पोस्ट हैं नीचे के, ठीक, उपाध्यक्ष पार्षद, उपाध्यक्ष पार्षद, निगम अध्यक्ष पार्षद, ये डायरेक्ट कलेक्टर को भी दे सकते हैं। पहला प्रेफरेंस उनका क्या रहेगा? अपने अपने हेड को। तो सेकंड प्रेफरेंस में ये डायरेक्ट किसको दे सकते हैं? कलेक्टर को भी दे सकते हैं। डायरेक्ट किसको दे सकते हैं? कलेक्टर को भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक, मान लो जैसे एक पार्षद, जैसे पार्षद का, मान लो यहाँ के पार्षद का मेयर से लड़ाई हो गया और उसी कारण ये त्याग पत्र दे रहा है, तो पार्षद महापौर को जाके त्याग पत्र थोड़ी ना सौंपेगा भी, ये लीजिए आपके कारण मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो डायरेक्ट किसको बोलेगा? कलेक्टर को मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। ठीक, हालांकि पहला प्रेफरेंस अगर पूछेगा तो अपने अपने हेड को देते हैं, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंस में डायरेक्ट हम लोग क्या अपने कलेक्टर को दे सकते हैं। यहां पे नीचे के तीनों जो भी हैं, ये नीचे के तीनों पंच, सदस्य और सदस्य, ये अगर अपने अपने हेड को नहीं देना चाहते तो सेकंड प्रेफरेंस में जो सरपंच दे रहे थे इनको दे सकते हैं, ये डायरेक्ट, ये इनको दे सकते हैं और ये भी इनको दे सकते हैं डायरेक्ट। मान लो एक पंच का लड़ाई हो गया है सरपंच से, तो अपने त्याग पत्र थोड़ी ना वहीं पे जाएंगे भाई सौंपने। पंच बोलेंगे मैं डायरेक्ट पंचायत उप संचालक के पास जा रहा हूँ अपने त्याग पत्र सौंपने। ठीक, तो ये यहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट कलेक्टर को दे सकते हैं, कलेक्टर को। ठीक, डायरेक्ट किसको दे सौंप सकते हैं? कलेक्टर को। और यहाँ पे सिर्फ नीचे वाले इनको सौंप सकते हैं। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों का मामला हुआ, किसका किसका? ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत वाला मामला हुआ। तो यहाँ पे जो भी त्याग पत्र सौंप रहे हैं
त्याग पत्र को 30 दिन के अंदर वो वापस ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे त्याग पत्र को जनपद और ग्राम पंचायत वाले, लेकिन यहाँ वाले जो भी बचे हैं उसको कोई मौका नहीं मिलेगा। जैसे एक गांव का सरपंच है, सरपंच त्यागपत्र दे दिया, आज त्यागपत्र दे दिया, और उसको पता है मैं गांव में बहुत पॉपुलर हूं, मेरे को तो मनाएंगे, है ना। तो अब मान लो इनका कोई बात नहीं मान रहा था ऊपर अधिकारी, तो सरपंच बोले मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। अब सरपंच बोले त्याग पत्र दे रहा हूं, तो दे दिए, लेकिन गांव वाले फिर भीड़ इकट्ठा किए और ये किए वो किए, जो भी कर सकते थे। तो फिर वो 30 दिन के अंदर अपना त्याग पत्र वापस ले सकते हैं और सरपंच का पद फिर से उनको मिल जाएगा, है ना। तो ये कहाँ कहाँ वाले कर सकते हैं, ग्राम और जनपद वाले। लेकिन जिला पंचायत के आप अध्यक्ष बने हो या सदस्य बने हो तो ऐसा मत कर देना 30 दिन के अंदर मेरे को त्याग पत्र वापस तो देने देंगे। यहाँ पे सेंसिटिव पूरा जिला का मामला है, जिला पंचायत अध्यक्ष का त्याग पत्र दे दिए आप तो डायरेक्ट अगर एक्सेप्ट किए तो पद ही खत्म हो जाएगा, वहीं से आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए एक बार यहाँ पे आप लोग बिना देखे आंसर बताइएगा। लिख लिए क्या? बताइए, यहां तक हो गया? याद हुआ यहां तक? चलिए चलिए अपना कॉपी बंद कीजिए, मैं पूछ रहा हूं कौन कितना जल्दी से आंसर दे पाता है, देखते हैं, है ना। कौन कितना जल्दी से आंसर दे पाता है, देखते हैं। इसको हटाएं। तो ये तो त्यागपत्र वाला चैप्टर भी कंप्लीट हमारा है ना। इसको हटाता हूं, फिर आप लोग एक बार बताइएगा आंसर, है ना। चलो अब आप लोग की बारी। त्यागपत्र में पूछता हूं ना, जल्दी से आप लोग को याद हुआ कि नहीं चेक कीजिएगा। जो जल्दी से आंसर बताएगा उसका नाम लेके मैं बताऊंगा, ठीक, कौन आंसर बताया। चलिए बताइए, महापौर अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आंसर बताइए जल्दी से। मेयर अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? महापौर अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? निगम आयुक्त, निगम आयुक्त, ठीक है, वेरी गुड। राधिका प्रसाद कमिश्नर को, नीतू ठाकुर, चित्रलेखा, गजेंद्र, जिनेश, सबका वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट, जिला पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? जिला पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? कॉपी बंद रखिएगा, है ना, या कॉपी बंद रखिएगा, मतलब आप जहां पे भी लिखे होंगे उसको सिर्फ सोच के बताइए। जिला पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? जिला पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र गुड, जिला पंचायत अध्यक्ष को, ठीक, अध्यक्ष कलेक्टर, अध्यक्ष कलेक्टर, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट,
नगर पालिका उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? नगर पालिका उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? नगर पालिका उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस भी बताओ, सेकंड प्रेफरेंस भी बताओ, मतलब पहले किसको सौंपेंगे, वो नहीं रहेंगे तो किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नगर पालिका। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को सौंपेंगे या तो कलेक्टर को सौंपेंगे, सीएमओ को नहीं। ठीक, उपाध्यक्ष यहाँ पे जो नीचे के दो हैं वो हेड को नहीं, पहला प्रेफरेंस तो अपने हेड को, सेकंड प्रेफरेंस डायरेक्ट कलेक्टर को था इधर, है ना। तो इधर थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इधर कलेक्टर है, सीएमओ को नहीं देंगे ना। ठीक, हालांकि प्रैक्टिकली अलग होगा, लेकिन आपका जो लॉ बुक में है वही आंसर लेंगे ना भाई हम लोग, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? जो सरपंच बोले वो गलत बोले। यहाँ पे हेड हो या सब हेड हो, डायरेक्ट किसको सौंप रहे हैं? हेड और सब हेड डायरेक्ट पंचायत उप संचालक को, है ना। यहाँ पे हेड सब हेड सब डायरेक्ट कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर के, यहाँ पे हेड सब हेड डायरेक्ट किसको? संभागायुक्त डिविजनल कमिश्नर को या कलेक्टर को, है ना। उप सरपंच पंचायत उप संचालक, ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलिए नगर पंचायत अध्यक्ष किसको सौंपेंगे बताओ? नगर पंचायत अध्यक्ष, आंसर बताते जाएं तो आंसर तो आपकी कॉपी में लिखा होगा, डोंट वरी, है ना, अभी पढ़ चुके हैं ना। नगर पंचायत अध्यक्ष सीएमओ को, नगर पंचायत सीएमओ को, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को, वेरी गुड, है ना। नगर पंचायत सीएमओ को। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, आंसर बताइए। जिला पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते होंगे? जिला पंचायत सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष को। ठीक, और अध्यक्ष नहीं हुए तो किसको सौंपेंगे बताइए? अध्यक्ष नहीं हुए तो किसको सौंपेंगे? मान लो अध्यक्ष को नहीं देना चाहते तो किसको सौंपेंगे? जिला पंचायत। हाँ, अध्यक्ष नहीं हुए तो संभागायुक्त या कलेक्टर को। ठीक, तो कल तक इसको अच्छे से याद करके रखिएगा आप लोग, है ना। पढ़ते पढ़ते भी इजी लगता है, कौन कितना अच्छे से इसको रिवीजन किया है वही वहाँ पे, हालांकि वहाँ पे 4 ऑप्शन में बन जाता है, 2-4 बार पढ़े रहो तो। ठीक, जैसे आपको अब देखना, सरपंच का कभी भी पूछे वो 4 ऑप्शन में पंचायत उप संचालक है तो आपको याद आ ही जाएगा, हाँ पंचायत उप संचालक था। ठीक, लेकिन इसको 2-4 बार, एक बार आज पढ़ लेना, एक बार एग्जाम टाइम, और बीच में एक बार और रिवीजन करना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक, तो देखिए ये तो है त्यागपत्र, क्या पढ़े हम लोग? त्यागपत्र, रेजिग्नेशन लेटर, है ना। अब हमको स्टार्ट करना है हटाने की प्रक्रियाएं। क्या? हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस। हटाने की प्रक्रिया कैसे कैसे हटाते हैं, आज सिर्फ नाम बता रहा हूं, जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं, कल से पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, और जो भी मतलब सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है लोगों को वो करेंगे, लेकिन सबसे इजीएस्ट लगेगा आप क्लास बस अटेंड कर लेना वहाँ पे।
है ना, और जैसे बताऊं वैसे वहां पे सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना। हटाने की प्रक्रिया एक तो है अविश्वास प्रस्ताव, जो सबसे फेमस है। मान लो बीच में हटाना है किसी को, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा राइट टू रिकॉल है, ठीक, राइट टू रिकॉल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया या वापस बुलाया जाना, ये भी इसका नाम है। और तीसरा डायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन हटाता है, कैसे हटाता है, तो अभी देखिए समझिएगा बस, है ना। ग्राम पंचायत में कौन कौन है भाई, तो ग्राम पंचायत में होते हैं सर कौन, सरपंच, इसके नीचे उप सरपंच और उसके नीचे पंच। जबकि जिला और जनपद पंचायत में, जिला और जनपद पंचायत में कौन कौन होते हैं, ये दोनों का अध्यक्ष, उसके नीचे उपाध्यक्ष और उसके नीचे सदस्य, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर, ठीक। अब मैं अभी ये जान रहे हैं कि किसको कौन से पद वाले के लिए क्या लाते हैं। जैसे सरपंच, उप सरपंच और सरपंच, उप सरपंच और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या लाया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और राइट टू रिकॉल से, राइट टू रिकॉल से मतलब इसके प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया, ये कैसे होता है, क्या होता है, पूरा कल का टॉपिक यही है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे आए, कैसे क्या होगा, है ना। लेकिन आज ये टेबल याद करके रखिएगा। अगर सरपंच और पंच को हटाना है, किसको किसको, सिर्फ मैं बोला सरपंच, उधर नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ यहां पे सरपंच और पंच को हटाना है। किसको भाई, सरपंच और पंच को हटाना है, तो राइट टू रिकॉल लाते हैं, राइट टू रिकॉल लाएंगे, राइट टू रिकॉल या जिसको प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया कहेंगे, ठीक। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है, इधर पंचायत की तरफ बताया अभी, है ना। मैं राइट टू रिकॉल से किसको किसको हटाया जाता है, सरपंच और पंच को, ठीक। और अविश्वास प्रस्ताव से किसको किसको हटाया जा सकता है, सरपंच, उप सरपंच को भी, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ठीक। अब बोलेंगे आप सर सदस्य को हटाना है तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, डायरेक्ट कलेक्टर द्वारा हटाया जा सकता है, उसको पहले बाद में बता दूंगा मैं। अविश्वास प्रस्ताव और राइट टू रिकॉल का पहले समझिएगा आप लोग, है ना। यहां पे नगर पंचायत का बनाते हैं, आप देखिए, नगर पंचायत और नगर पालिका, ठीक, नगर पंचायत और नगर पालिका, इन दोनों में, ठीक, कौन कौन होते हैं भाई, अध्यक्ष होंगे, उसके नीचे उपाध्यक्ष होंगे, उसके नीचे पार्षद होंगे, ये सदस्य होंगे। लेकिन नगर निगम में कौन होते हैं, तो नगर निगम के महापौर होंगे, मेयर, उसके नीचे, मेयर के नीचे कौन होंगे, निगम अध्यक्ष, और निगम अध्यक्ष के नीचे कौन होंगे, पार्षद, कौन होंगे, पार्षद। तो अब देखिए पहले क्या था और इस बार क्या चेंज किया गया। देखिए पहले था कि जो भी हेड है यहां पे, इसको राइट टू रिकॉल से, प्रत्यावर्तन से हटाते थे, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया से, इससे, ठीक। जो भी उपाध्यक्ष थे इसको हटाते थे यहां पे अविश्वास प्रस्ताव से, किससे, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन से। और जो भी पार्षद से डायरेक्ट हटा सकते हैं कलेक्टर के ऑर्डर से। कुछ भी क्वेश्चन आया, पार्षद को कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा, जो भी सिचुएशन, डायरेक्ट आंसर ले लेना कर कलेक्टर, कुछ भी नहीं सोचना दूसरा, ठीक। लेकिन अब इस साल क्या किए, इस बार का चुनाव में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था, क्या कि महापौर को, देखो राइट टू रिकॉल
जो जब भी आता है जनता द्वारा लाया जाता है, जनता द्वारा ही हटाया जाता है, राइट टू रिकॉल। अविश्वास प्रस्ताव नीचे वाले ऊपर को हटाना चाहते हैं, जैसे पंच, सरपंच, उप सरपंच को हटाना चाहते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन राइट टू रिकॉल आएगा तो जनता द्वारा हटाया जाएगा, और सरपंच और पंच को जनता चुनते हैं तो जनता हटा सकते थे। वैसे ही पहले क्या होता था, महापौर और अध्यक्ष को जनता चुनते थे, तो जनता चुनते थे तो जनता द्वारा हटाने की प्रक्रिया भी किया जा सकता है करके राइट टू रिकॉल था। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही राइट टू रिकॉल को क्यों हटाया गया ये पूछेगा तो एक रीजन क्या है, जनता जिसको चुनती थी, जनता उसको ही हटा सकती है ना भाई। लेकिन जनता द्वारा, जैसे इनका डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, लेकिन अब क्या किए, महापौर और अध्यक्ष को डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं, वो तो पार्षद द्वारा होगा, तो यहां पे इसीलिए प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया हटा दी गई। ठीक, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को क्यों हटाया गया, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन महापौर अध्यक्ष पद का जो निर्वाचन है उसको अप्रत्यक्ष कर दिया गया, आंसर में लेंगे, है ना। तो अब कैसे हटा सकते हैं सर अध्यक्ष और महापौर को, इसके जैसे अविश्वास प्रस्ताव से। ठीक, किससे, अविश्वास प्रस्ताव से। तो आंसर यहां पे क्या लिखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। अब देखिए, मतलब अब राइट टू रिकॉल सिर्फ और सिर्फ, राइट टू रिकॉल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बचा है, पंचायत में बचा हुआ है, किसके लिए, सरपंच और पंच को हटाने के लिए। इधर नहीं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में तो राइट टू रिकॉल ला ही नहीं सकते आप। सरपंच केवल और केवल सरपंच और पंच को हटाने के लिए राइट टू रिकॉल ला सकते हैं, बाकी सभी हेड और सब हेड के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, और नीचे वाले को जितने भी हैं उनको डायरेक्ट कलेक्टर हटा सकते हैं, डायरेक्ट अपने ऑर्डर से ही कलेक्टर हटा सकते हैं। बस कुछ रीजन होना चाहिए, वो रीजन तो कभी भी कुछ मिल सकता है उनको। ठीक, तो पहले तो रिमूवल प्रोसेस में अविश्वास प्रस्ताव राइट टू रिकॉल डायरेक्ट हटा सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोग को, है ना। राइट, अब कल हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक रहेगा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे हटाते हैं पंचायत में, नगरीय निकाय में कैसे हटाते हैं। न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल के साथ, परिचय के पार्ट साथ, है ना। फिर दूसरा टॉपिक कल का राइट टू रिकॉल होगा, और डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कल का पूरा ये चीज कंप्लीट करना है हम लोगों को, देखते हैं कल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ये सब जो बता रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। राइट टू रिकॉल सिर्फ और सिर्फ सरपंच और पंच के लिए बचा, बाकी सब अविश्वास प्रस्ताव से ही हटेंगे अब, है ना। हेड है और सब हेड है, और नीचे वाले के लिए अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव पार्षद के लिए नहीं आ सकता, इनके लिए नहीं आ सकता ना। ठीक, नीचे वाले जितने हैं, है ना। राइट टू रिकॉल अविश्वास प्रस्ताव हेड और सब हेड के लिए आता है। राइट टू रिकॉल सरपंच और पंच के लिए बस बचा, और डायरेक्ट नीचे वालों के लिए डायरेक्ट हटा सकते हैं। नीचे मतलब पंच, सदस्य, पार्षद के लिए। ठीक, यहां